नमस्कार। आज का विषय है हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है, या आपको क्यूरियोसिटी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दिन मेरा क्या क्या होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी बात है कि यू शुड नो कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तब दिन भर क्या होगा, व्हाट विल बी द, हम कह सकते हैं इटनरी फॉर दैट, कि व्हाट विल बी डन, व्हेन द थिंग्स विल बी डन, सो दैट यू मेंटली एडजस्ट योरसेल्फ। तो लेट्स टॉक ऑन दैट। मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक अन्य सर्जरी के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हेयर ट्रांसप्लांट का आता है, सबसे महत्वपूर्ण तो है आपको जब घर से रवाना होते हैं तो आपको टाइमली रवाना हो रहा है, जो आपको पेमेंट करना उसकी तैयारी के साथ जाना है, और जो इन्वेस्टिगेशंस लिखे गए थे और आपने करवा लिए वो साथ में लेके जाना है, और जो दवाइयाँ आपको दिन में लेनी है या सुबह लेने के लिए बोला गया है वो आपको लेके जानी है। अक्सर खाना खा के, लंच लेके या नाश्ता करके या कुछ भी खा करके बुलाया जाता है। खाली पेट में अधिकांश हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं बुलाए जाते हैं। यदि आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया इस बारे में तो आप फ़ोन करके क्लियर कर सकते। तो आप सबसे पहले अस्पताल या उस जगह पर पहुंचते हैं, और जैसे रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में तो हम वी डू ए वेरी वार्म वेलकम टू द पेशेंट। आप काउंटर पर रिसीव किए जाते हैं, फिर आपको असिस्टेंट जो होता है वहाँ का टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ, वो आपको के वाइटल पैरामीटर्स लेता है, इन्वेस्टिगेशन चेक करता है, आपसे पूछता है आपने क्या दवाइयाँ ली, कोई चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, फिर कंसेंट ली जाती है और उसके बाद में आपसे चेंज किया जाता है। इस दौरान आपका रिलेटिव या पेरेंट्स फाइनेंस भी काउंटर पर क्लियर करते रहते हैं। ये होने के बाद में आपके बेसिक फोटोग्राफ लिए जाते हैं। हम जैसे रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जिससे कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। फ़ोटो लेने के बाद में सर्जन आपके साथ हेयर लाइन डिज़ाइनिंग या प्लानिंग ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, कौन सा एरिया, किस किस एरिया में कितनी डेंसिटी देंगे, कैसी हेयर लाइन बनेगी, टेम्पल करेंगे नहीं करेंगे, और उसके साथ में मिड स्कैल्प या क्राउन करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये सब आपके और आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स या उनके साथ में डिस्कस करके फाइनल किया जाता है। मार्किंग की जाती है, अगेन फोटोग्राफ लिए जाते हैं, फिर शेविंग हो गई, हेड वॉश हो गया, एंड आफ्टर दैट यू आर शिफ्टेड टू ओटी। ओटी में हम लोग रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे एक बार पुनः सारे वाइटल पैरामीटर लेते हैं। एक असिस्टेंट वापस और सारी चीज़ें पूछता है, और उस क्वेश्चन के बाद में उस जब सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है तो उसके बाद में आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया डोनर और रेसिपिएंट एरिया पे रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में साथ में ही दिया जाता है। फिर हम यदि एफयूई से कर रहे हैं तो पीछे से टेस्ट ग्राफ निकाले जाते हैं। क्योंकि हमको फॉलिकल की लेंथ देखनी होती, कितनी लंबाई है। वो क्योंकि आगे स्लिट बनाने तो उनको कितनी गहरे बनाने, 4 mm का बनाना, 3 mm का बनाना है, 2 mm का बनाना है, तो उसके लिए वी शुड नो द लेंथ ऑफ द हेयर फॉलिकल। मीन्स कितना गहरा खड्डा हम बनाए, स्लिट बनाए या साइड क्रिएट करें कि हेयर फॉलिकल न तो ज़्यादा अंदर चले जाए न ज़्यादा बाहर रहे। तो रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे स्लिट बनाने से पूर्व डोनर का एफयूई करके हेयर फॉलिकल की लेंथ देखी जाती है। फिर पेशेंट को सीधा लेटा करके टुमसेंस लगा करके फिर स्लिट क्रिएट करे जाते हैं। यहाँ पर 2 सर्जन है, एक मैं हूँ, एक डॉक्टर सीमा है। हम दोनों एक साथ स्लिट बनाते हैं, हमारी असिस्टेंट टीम उसको काउंट करती रहती है, और उस दौरान पेशेंट पिक्चर देखते रहते हैं, ये गाने सुनते रहते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं, या कुछ पेशेंट बातें करते रहते हैं। आफ्टर मेकिंग द स्लिट, अब मैं आपको बता दूं स्लिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लिट शुड बी मेड बाय द सर्जन। इट्स ए सर्जिकल प्रोसीजर। तो योर सर्जन शुड मेक द स्लिट, बिकॉज स्लिट बनाने से पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का ओरिएंटेशन, प्लानिंग, डेंसिटी, डायरेक्शन सब कुछ उसी में फ्रीज हो जाता है। तो सर्जन शुड क्रिएट
If he is not doing, then it is unethical. Then उसके बाद में फॉलिकल को निकाला जाता है, जड़ों को निकाला जाता है। यदि एफयू टेक्निक से या एफयूटी टेक्निक जो भी आपके यहाँ है उससे बालों की जड़ों को निकाला जाता है। कुछ सेंटर्स पर और हमारे रीजनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर तो जिस वक्त जड़ें निकाली जाती है, काफ़ी जड़ें, करीब 30% ग्राफ्ट्स हमारे सीनियर टेक्नीशियन, एक्सपर्ट टेक्नीशियन उसी वक्त लगा देते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ऑपरेटिव टाइम रिड्यूस होता है, ग्राफ्ट का हिस्से में टाइम रिड्यूस होता है, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। फिर उसके बाद में जब पूरा आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, यदि ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स है तो पूरा दिन लगता है। टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है। हमारे यहाँ जैसे हम 2 शिफ्ट में करते हैं, 3000 ग्राफ्ट करना है, पेशेंट 9 बजे आता है, ग्राफ्ट निकाले, लगा दिया आधे ग्राफ्ट, फिर लंच ब्रेक होता है 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास। फिर जब वापस पेशेंट आता है लंच लेकर के, तो हम उसको थोड़ा बोलते हैं 5 मिनट वॉक कर ले, देन अगेन ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। और शाम को जब पूरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो जाता है तो एरिया को पूरा क्लीन करके ड्रेसिंग की जाती है, फोटोग्राफ लिए जाते हैं, एंटीबायोटिक की जो दवाइयाँ दी होती है वो दी जाती है। फिर उसके बाद में पेशेंट चेंज करके सर्जन के साथ बैठता है। मैं या डॉक्टर सीमा अक्सर पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में समझाते हैं, उनको सारी केयर समझाते हैं कि बालों पे हाथ नहीं लगाना है, 2 दिन तक सीधा छत की तरफ देखते हुए सोना है, और अन्य प्रकार के। एक बार हमारे पास समझाने के बाद में हमारे सीनियर टेक्नीशियन या असिस्टेंट हमारे द्वारा बताई गई बात को फिर दोहराते हैं, एंड देन यू गो होम सेफली। हम लोग सेम डे फिर पेशेंट को रात को कॉल करते हैं दूसरे दिन। तो ये मैंने आपको एक मोटी मोटी हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया बताई। आपको इसमें ध्यान रखना है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। जो एक्सट्रैक्शन का काम, स्लिट बनाने काम, लोकल एनेस्थीसिया काम, प्लानिंग का काम सर्जन के द्वारा किया जाना चाहिए, ट्रेंड एंड स्किल्ड। लेकिन जो सीनियर या एक्सपर्ट टेक्नीशियन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका काम भी, वो बने हुए स्लिट के अंदर ग्राफ्ट को डालते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि यदि जो जड़ उन्होंने हैंडल कर रहे हैं उसको क्रश कर देते हैं, या आधा अधूरा डालते हैं, आधा बाहर छोड़ देते हैं, आधा अंदर डाल देते हैं, प्रॉपरली नहीं डालते हैं, तो सर्जन ने कितना भी अच्छा काम किया है, हेयर ग्रोथ नहीं होगी। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टीम अप्रोच का होना और टीम के हर सदस्य का एक्सपर्ट होना और काम के प्रति लायबल होना, वफादार होना अत्यधिक आवश्यक है। रिजल्ट के प्रति उनकी जागरूकता रहना भी आवश्यक है अच्छे रिजल्ट के लिए। इस संबंध में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे YouTube बने हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेटिव वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।